अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके हाज़िर हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने एक थोड़ा-सा एनालिसिस किया था कि जो नई यूके की पॉलिसीज़ आ रही हैं, व्हाइट पेपर आने के बाद वो किस तरह से हैं और वो किस तरह से आम आदमी को जो कि नया यहाँ पे जॉब करने के लिए आने वाला है और जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहा है, उनको कैसे इम्पैक्ट करेंगी। उसमें कुछ मज़ीद प्रोसीडिंग हुई है, कुछ नई जो है ना हमारे पास कुछ मालूमात आई हैं, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन कर सकूँ। प्रेजेंटेशन तैयार है आपके भाई की हमेशा की तरह और मैं स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट और एक शिकायत और एक गुज़ारिश आप लोगों से करूँगा कि भाई वीडियो देखने आए ही हो ना, सुकून से बैठ जाओ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ये चीज़ आपकी जो है ना हमें मोटिवेट करती है दोस्तों। मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर 25,000 प्लस व्यूज़ आए और बहुत अच्छी फीडबैक मिली क्योंकि कोशिश करता है आपका भाई कि बेहतर से बेहतर लोगों को गाइड कर सके। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं अपनी जो मैं आप लोगों के लिए बना के तैयार बैठा हूँ इस वक्त। ठीक है जी। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इस वक्त मेरा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। प्रपोज चेंज 10 ईयर आईएलआर रूट। सबसे पहले यूके गवर्नमेंट हैज proposed a major change to immigration policy extending the standard route to from extending the standard route of ILR from 5 years to 10 years for most migrants। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना मोस्ट माइग्रेंट, इसमें बहुत सारे लोगों का जवाब छुपा हुआ है। जो लोग परेशान हैं इस वक्त, जो कि पहले से यहाँ पे एक वीजा के ऊपर हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीजा है, चाहे वो हेल्थ केयर वीजा है, और उन लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि भाई अगर ये नया रूल आता भी है 10 साल वाला, तो क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। जो बातें सुनने में आ रही हैं लोगों की मुख्तलिफ है, मैंने बहुत सारे सॉलिसिटर्स से बात की ना इस बारे में, तो कुछ सॉलिसिटर्स ने मुझे ये बोला कि भाई देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये सबके ऊपर लागू कर दे। ठीक है ना। ये हो सकता है कि भाई ये जो लागू करेंगे ये नए आने वालों के ऊपर कर रहे होंगे, पुराने आने वालों के ऊपर नहीं करेंगे। तो लेकिन ये तो बात तय हो रही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस साल के अंदर या अगले साल के शुरू के अंदर ये नया जो है वो रूल लाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो चुकी है और बहुत ज्यादा डिस्कशन हो भी रही है इसके ऊपर। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या है वो आगे आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आगे लेके चलता हूँ आपको। व्हाट्स चेंजिंग, क्या तब्दील होने वाला है। सबसे पहले 5 ईयर रूट फॉर मोस्ट वर्क एंड पॉइंट बेस्ड माइग्रेंट विल बी रिप्लेस विद अ 10 ईयर स्टैंडर्ड रूट। 5 साल को पूरा पूरा डबल करके 10 साल करने का अंदेशा है और ये ऐसी बातचीत की जा रही है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, सही है ना, ये कोई अभी तक लॉ नहीं बन गया है, ऐसी डिस्कशन हो रही है अभी। ठीक है। न्यू अर्न सेटलमेंट फ्रेमवर्क टू अलाउ सून टू क्वालिफाई सूनर। अच्छा, अब इसमें क्या है जो सुनने में आ रहा है इस वक्त, वो जो लोग बोल रहे हैं वो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसा सिस्टम ले आएंगे जिसके अंदर मिसाले 10 साल का टाइम है ना, अब कुछ पॉइंट्स होंगे, मतलब मिसाले आपने ये काम किया, वेरी गुड, आपके गाल पे स्टार मिल गया, ये में एक और स्टार मिल गया, स्कूल में होता था बच्चों के साथ। इसी तरह से कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे और अगर वो पॉइंट्स आपके ज्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है 10 की जगह शायद आप 5 साल में कर लो, 6 साल में कर लो, 8 साल में कर लो। तो ऐसा कुछ सुनने में। दूसरा, इंग्लिश एंड इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट टू बी रेज्ड एंड एक्सटेंडेड टू डिपेंडेंट्स। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, डिपेंडेंट जो आते थे ना यूके के अंदर स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर, उनको कोई आइल्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब वो ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि भाई डिपेंडेंट जो होंगे उनको भी आइल्स करना पड़ेगा और बगैर आइल्स के वो जो है वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो भाई अगर ये रूल आ जाता है तो जो नए आने वाले लोग हैं उनके डिपेंडेंट को भी आइल्स की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ यार, जो लोग आइल्स से बहुत घबराते हैं, भाई जब तुम एक ऐसी कंट्री के अंदर आ रहे हो जहां पे इंग्लिश जो है वो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है और फर्स्ट लैंग्वेज है यहाँ की, तो फिर इंग्लिश सीख के आओ ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मैंने बहुत सारे लोग अभी भी देखे हैं, जहां मैं एजडा में जाता हूँ, मैं सेंसबरी में, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो जब यार आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो जाहिर सी बात है आपको कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी। आप जीपी के पास जाते हैं तो आपको वहां कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो इंग्लिश सीखना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हु विल बी अफेक्टेड, कौन कौन अफेक्ट होगा। स्किल्ड वर्कर वीजा अफेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है भाई जो डिपेंडेंट आ रहा है वो भी इफेक्ट होगा उसका। अगर स्किल्ड वर्कर वीजा 5 साल का आएगा 10 साल पे चला जाएगा तो उसका मतलब है 5 साल के बाद उसको अपना वीजा दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा। अब जब उसका वीजा रिन्यू होगा तो उसका मतलब है उसके साथ जो डिपेंडेंट आ रहे हैं उसका भी वीजा रिन्यू होगा, अदरवाइज जो है वो आईएलआर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म टेम्पररी वीजा होल्डर, जितने भी लॉन्ग टर्म टेम्पररी वीजा होल्डर्स हैं उन तमाम के ऊपर ये इम्पैक्ट आने का चांस बन रहा है। पॉसिबली रेट्रोएक्टिव इम्पैक्ट फॉर करंट माइग्रेंट्स। सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई शायद ये इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी जो लोग यूके के अंदर हैं उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जो सॉलिसिटर्स बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ लोगों की जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, वो ये बोल रहे हैं कि
ऐसा नहीं हो सकता कि ये सबके ऊपर अप्लाई कर दें। हो सकता है कि ये जो अप्लाई करेंगे ये सिर्फ उन लोगों पे कर रहे होंगे जो नए आने वाले लोग हैं, क्योंकि वो लोग जो अपनी राय बनाते हैं वो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बना रहे होते हैं, और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कभी भी कोई नया डिसीजन आता है तो वो नए उस डिसीजन के बाद आने वाले लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होता है। एक्सेप्शन क्या है भाई? स्पाउसेस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, ईयू सेटलमेंट स्कीम होल्डर्स, विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। अच्छा, अब ये कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब मिसाल है कोई ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है और उसकी बीवी या उसका शौहर, या फिर जो यूरोप से यहाँ पे सेटलमेंट के थ्रू कुछ लोग आए हैं जो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं, स्पेन के और दूसरी कंट्रीज के, वो या फिर वो लोग जिनके ऊपर घरेलू तशद्दुद हुआ है और जिनके ऊपर जुल्म किया गया है घर के अंदर, और वो रिपोर्टेड है और उनको उसके अगेंस्ट जो है ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, ये सुनने में आ रहा है। आगे जी, अर्न सेटलमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? अर्न सेटलमेंट किसे बोलते हैं? सेटलमेंट कैन बी अचीव्ड अर्लियर देन 10 इयर्स ऑफ दोज हु, सबसे पहले वो जिनका ज्यादा सैलरी होगी। देखो, जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा आप टैक्स ज्यादा दे रहे होगे। भाई यूके में तो ये है ना, जितना ज्यादा कमाते जाओगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट आपसे टैक्स देती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स भी दोगे, तो जितना ज्यादा आप टैक्स दोगे तो उतना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन भी तो हो जाएगा ना सोसाइटी में। मतलब मिसाल है, एक बंदा है वो महीने का 300 पाउंड टैक्स देता है और एक बंदा है वो महीने का 3000 पाउंड टैक्स देता है, तो दोनों में फर्क आ गया ना। तो इस तरह से उन्होंने एक स्लैब रखने का सोचा है। ठीक है, अर्न हाई वेजेस के बाद डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल स्किल्स। कुछ लोग हैं जिनकी एक्सेप्शनल स्किल्स होंगी। ऐसे मिसाल है, एक वीजा है इनोवेटर फाउंडर वीजा। अच्छा, इनोवेटर फाउंडर वीजा के अंदर क्या होता है कि वो कुछ ऐसे बिजनेस और आइडियाज के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल एक्सेप्शनल होते हैं, मोस्टली टेक ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन बहुत सारी उसके अंदर फील्ड जुड़ी हुई है। अब ये माना जा रहा है कि भाई ये लोग जो है जिनके पास हाईली स्किल्ड लोग हैं, इनके पास जो है ना, जाहिर सी बात है, इनको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए एज कम्पेयर उन लोगों के जो बिल्कुल बेसिक स्किल्स के साथ है। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोसाइटी। अब देखिए, कंट्रीब्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग चैरिटी के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कुछ लोग वॉलंटियर करने के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब आप देखो अपनी सोसाइटी में आसपास वॉलंटियर कैंपेन्स हो रही होती हैं, कभी आपको जो है वो सफाई मुहिम हो रही है, कभी जो है वो फंड रेजिंग की हो रही है, कभी वो कैंसर अवेयरनेस की वॉक हो रही है, कभी जो है वो प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस की वॉक हो रही है, कभी जो है वो डायबिटीज के लिए वॉक हो रही है। तो इस तरह की जो सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा जाकर अपने कम्युनिटी सेंटर्स में अपना टाइम देते हैं, अपना वॉलंटियर करते हैं, उनको कोई स्किल आती है तो वो वहां जाके वॉलंटियर कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया फॉर अर्न स्टेटस टू बी फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन। अच्छा, अब देखो ये चीजें जो है ना ये आगे वक्त के साथ साथ फाइनलाइज होती चली जाएंगी। ठीक है, देन इंग्लिश एंड इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट, हायर इंग्लिश स्टैंडर्ड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड। इंग्लिश जो है पहले क्या होता था कि 5.5 आए थे, जैसे 4.5 आए के बैंड से, अब वो सुनने में आ रहा है कि उसको भी थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे और इंग्लिश के अंदर और मजीद एक्सपर्टीज चाहिए होगी। इंग्लिश रिक्वायरमेंट टू एक्सटेंड टू डिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया कि खाली मेन वीजा होल्डर नहीं बल्कि उसके साथ आने वाले डिपेंडेंट को भी आइल्स देना पड़ेगा। एम्फेसाइज ऑन सोशल इंटीग्रेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब कि भाई आपको सोशली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना आए जॉब किया और रह गए। जैसे मैंने बताया कि आपको कम्युनिटी सेंटर्स जाना पड़ेगा, सोसाइटी के अंदर पे बैक करना पड़ेगा और सोसाइटी का पार्ट बन के रहना पड़ेगा। Then why this matters? Longer wait for permanent residency impact job certainty and stability। बस जाहिर सी बात है, अब एक बंदा है यार, अब 10 साल का आईलर का मतलब ये है कि वो 10 साल तक स्पॉन्सर जॉब ही ढूंढता रहेगा। अब एक मिसाल के तौर पे एक बंदे को स्पॉन्सर जॉब मिल गई है, वो आगे जा ही नहीं सकता किसी और अच्छी जॉब के ऊपर, क्योंकि उस जॉब में उसको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा होगा। तो ये चीज हो सकता है कि भाई आपकी ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रही हो। इंक्रीज वीजा रिन्यूअल फीस एंड हेल्थ सरचार्ज। अब हेल्थ सरचार्ज भी बढ़ा देंगे, रिन्यूअल फीस भी बढ़ा देंगे, तो वो ऑब्वियसली आपकी पॉकेट पे भी तो करेगा ना। अब मिसाले 5 साल के बाद आईएलआर मिल जाता है लोगों को, तो लोग जो है वो अपना घर बुक करा लेते हैं। अब जब 10 साल तक नहीं मिलेगा तो भाई ना घर बुक करा पाएंगे, ना ही लोन मिल पाएगा, अच्छा ना मोर्गेज मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अनसर्टेनिटी फॉर दोज नियरिंग 5 ईयर आईएलआर थ्रेशोल्ड। अब कोई बंदा 4 साल कंप्लीट कर चुका है, 4.5 साल कंप्लीट कर चुका है, आईएलआर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो यार उसको तो अजीब सी सिचुएशन हो गई ना उसके लिए। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मुझे क्या भाई मेरे ऊपर एम्प्लॉय होगा या नहीं होगा। तो वो सारे लोग जो हैं उससे उसका शिकार हो रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड टाइमलाइन। अब जो टाइमलाइन है भाई, मई के अंदर जो है ये व्हाइट पेपर आ गया है। ठीक है, अब पब्लिक कंसल्टेशन एक्सपेक्ट हो रही है कि आगे 2025 के अंदर पब्लिक कंसल्टेशन एक्सपेक्टेड है कि भाई लोगों से बातचीत होगी, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी। और नो कंफर्म डेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन बट चेंजेस एक्सपेक्टेड बिफोर 2029। मतलब अभी तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि भाई 2029 से पहले पहले जो है ना
वो कोई ना कोई चेंज जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स लाइकली टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग माइग्रेंट। अच्छा, अब जो है ना कुछ अरेंजमेंट ऐसी होंगी जिससे जो पहले से यहाँ पे लोग आए हुए उनके ऊपर जो है ना थोड़ा उनको रिलीफ दिया जाए। अब क्या करना चाहिए माइग्रेंट को? सबसे पहले भाई जो करंट जो न्यूज चल रही है ना उससे आप उसको देखते रहो अच्छी तरह से। दूसरा, जो भी पोटेंशियल पॉलिसी चेंज होता है मेंटली प्रिपेयर रहो, ये ना हो कि आपको बहुत बड़ा झटका लग रहा हो। तीसरा ये है कि कंसल्टेशन की जो अपडेट्स आएंगी ना पब्लिक कंसल्टेशन की उनको गौर से देखो, ठीक है। चौथा ये कि अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल्स और अपनी कम्युनिटी की सोशल स्किल्स जो है वो अभी से बढ़ाना शुरू कर दो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप सो मेरी वीडियो ने आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दिया होगा। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।